Okay, Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Today we will discuss about early abdominal ectopic pregnancy and cesarean scar ectopic pregnancy. Both topic is from the two article definition. अगर gestational sac की implantation abdominal cavity में होती है rather than the female reproductive organ, तब आप उसे कहते हैं abdominal ectopic pregnancy. Incidence इसका कितना है 1% है. और अगर हम मोर्टेलिटी रेट को कंपेयर करें तो ट्यूबल प्रेगनेंसी से इसका जो मोर्टेलिटी रेट है ना वो 7.7 टाइम हायर है और इंटरयूटेराइन प्रेगनेंसी से 89.8 टाइम हायर है. ओके, बट क्योंकि अब अर्ली इंटरवेंशन की वजह से, अर्ली डायग्नोसिस की वजह से, इसकी वजह से ना फिर मोर्टेलिटी रेट भी रिड्यूस हो गया है. पहले 20% था, अब क्योंकि अर्ली इंटरवेंशन और अर्ली डायग्नोसिस मल्टी डिसिप्लिनरी टीम अप्रोच के थ्रू अगर आप मैनेज करते हैं तो फिर मोर्टेलिटी रेट रिड्यूस हो जाता है, अब लेस देन 5% तक है. ठीक है. अच्छा, अगर हम कॉमन साइट्स की बात करें तो जो कॉमन साइट हैं इम्प्लांटेशन की, यूट्राइन सेरोजा, पाउच ऑफ डगलस, ओमेंटम, बाउल, मेजेंट्री, लिवर, स्प्लीन, डायफ्राम और किडनी फेशा. ठीक है. अब इसकी क्लासिफिकेशन करते हैं. इसको क्लासीफाई किया गया है अकॉर्डिंग टू जेस्टेशनल एज और इम्प्लांटेशन टाइप की बेसिस पे. जेस्टेशनल एज की अगर अर्ली है, ठीक है, तो इट मीन्स के बिफोर 20 वीक और लेट में फिर 20 वीक्स के आफ्टर आएगा. ठीक है. अच्छा, इम्प्लांटेशन की टाइप की बेसिस पे इसको डिवाइड किया गया है प्राइमरी और सेकेंडरी. प्राइमरी में इट मीन्स कि स्टार्टिंग से जो इम्प्लांटेशन हुई थी वो एब्डोमिनल कैविटी में ही हुई थी. सेकेंडरी में इट मीन्स कि पहले इम्प्लांटेशन एब्डोमिनल कैविटी में नहीं थी, बाद में हुई थी. पहले ट्यूब में थी या ओवरी में थी, फिर रैप्चर होने के बाद री इम्प्लांटेशन हुई एब्डोमिनल कैविटी में. ओके. ट्यूबल एक्टोपिक प्रेगनेंसी के होते हैं अगर एंडोमेट्रियोसिस की हिस्ट्री हो, ट्यूबल सर्जरी की हिस्ट्री हो, PID की हो, इंटरयूटेराइन डिवाइस की हिस्ट्री हो या IVF के थ्रू प्रेगनेंसी हो, तो इनमें एब्डोमिनल एक्टोपिक प्रेगनेंसी का रिस्क बढ़ जाता है. डायग्नोसिस आप किस तरह से करते हैं, क्योंकि इसकी कोई स्पेसिफिक या पैथोगोनोमिक फीचर नहीं है जिसकी बेसिस पे आप डायग्नोस करें. अल्ट्रासाउंड की बेसिस पे आप कर सकते हैं डायग्नोस, बट उसकी भी एक्यूरेसी अगर आप देखें तो 50% है. ठीक है. अच्छा, उसके अलावा इन्वेस्टिगेशन सीरियल आप बीटा HCG मॉनिटरिंग भी करते हैं, और क्योंकि सीरियल बीटा HCG मॉनिटरिंग भी डेफिनेटिव डायग्नोसिस नहीं है, क्योंकि उसमें आपको सब ऑप्टिमल रेंज मिलेगी. सब ऑप्टिमल में फिर आपका ट्यूबल एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी हो सकती है, तो इस वजह से वो भी डेफिनेटिव डायग्नोस्टिक टेस्ट आप नहीं कह सकते कि सीरम बीटा HCG है. डेफिनेटिव डायग्नोसिस फिर तो हिस्टोपैथो पे ही आप एक्यूरेट करेंगे डायग्नोस. अच्छा, अल्ट्रासाउंडिक फीचर आपको मालूम होने चाहिए कि आपको फीटस कहाँ मिलेगा. यूट्रस में तो नहीं मिलेगा, क्योंकि एब्डोमिनल एक्टोपिक प्रेगनेंसी है तो यूट्रस आपको एम्प्टी मिलेगा. क्योंकि यूट्रस में जब फीटस नहीं है तो फीटस और ब्लैडर के बीच में यूट्राइन वाल भी नहीं मिलेगी आपको. ठीक है. और आपको एब्डोमेन में एक मास टाइप मिलेगा जो कि जेस्टेशनल सेक होगा. अच्छा, अगर आपको ना अल्ट्रासाउंड पे आप डायग्नोस नहीं कर पा रहे या आप चाह रहे हैं कि आपको मालूम हो जाए कि ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट हुई है या नहीं हुई, तो आप सर्जरी प्लान कर सकें. ठीक है. तो इसके लिए फर्दर आपको इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी, दैट इज़ दी MRI. ठीक है. गैडोलियम कंट्रास्ट आप यूज़ नहीं करते प्रेगनेंसी में, कंट्रा इंडिकेटेड है, बट अगर बेनिफिट ज़्यादा हो, इंडिकेशन हो, तो फिर आप कर सकते हैं आफ्टर काउंसलिंग. पैथोफिजियोलॉजी क्या है, क्यों होती है एब्डोमिनल एक्टोपिक प्रेगनेंसी, इसकी आप समझें कि 3 हाइपोथेसिस हैं, 3 थ्योरीज हैं कि या तो रिट्रोग्रेड फ्लो होता है पेरिटोनियल फ्लूइड का जिसकी वजह से, या तो फिर लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू माइग्रेशन होती है, या स्मॉल फिस्टुलर ट्रैक्ट के थ्रू इम्प्लांटेशन होती है एब्डोमिनल कैविटी में. ठीक है. अच्छा, अब आ जाते हैं कि हमने इसको ट्रीट किस तरह से करना है. तो आपके पास 2 ऑप्शन हैं, या आप मेडिकली ट्रीट कर सकते हैं या आप सर्जिकली ट्रीट कर सकते हैं. ठीक है. डिपेंड करता है कि पेशेंट की कंडीशन किस तरह से है. ठीक है. अगर पेशेंट स्टेबल है और पेशेंट में कोई लाइफ थ्रेटनिंग ब्लीडिंग नहीं है तो फिर आप मेडिकल मैनेज कर सकते हैं उसको. ठीक है. मेडिकल में फिर आप सिस्टमिक या लोकल मिथोट्रेक्सेट दे सकते हैं, पोटेशियम क्लोराइड दे सकते हैं और प्रोस्टाग्लैंडिन और मेफेप्रोस्टोन दे सकते हैं.
अच्छा, मेडिकल ट्रीटमेंट में भी आपकी जो फर्स्ट लाइन आती है ना, दैट इज़ द एंजियोग्राफिक आर्टेरियल एम्बोलाइजेशन, दैट इज़ द फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट। इससे होता क्या है कि ब्लीडिंग का रिस्क कम हो जाता है। आप एम्बोलाइजेशन करके अगर फिर सर्जरी करें तो फिर ये गोल्ड स्टैंडर्ड मेथड है। ओके। अच्छा, सर्जिकल मैनेजमेंट आप तब करते हैं जब मैसिव हेमरेज हो, ठीक है। एमडीटी अप्रोच के थ्रू आप करते हैं। सर्जिकल ट्रीटमेंट में भी आपके पास दो ऑप्शन है, लेप्रोस्कोपिकली भी आप कर सकते हैं, लेप्रोटमी के थ्रू भी आप कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपके पास फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, स्किल्ड पर्सनस अवेलेबल हैं या नहीं हैं। ओके, और इसका सक्सेस रेट कितना है? 55% है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी को थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, एब्डोमिनल एक्टोपिक प्रेगनेंसी को, देन फिर हम सिजेरियन स्कार एक्टोपिक पे आते हैं, ठीक है। तो एब्डोमिनल एक्टोपिक प्रेगनेंसी का कोई स्पेसिफिक सिम्टम नहीं है, कोई पैथोगोनोमिक फीचर्स नहीं है, कोई पैथोगोनोमिक साइन नहीं है कि जिसकी बेसिस पे आप उसको डायग्नोज करें। आप डायग्नोसिस किस तरह से करते हैं? आप अल्ट्रासाउंड के थ्रू करते हैं डायग्नोज, ठीक है। किन पेशेंट्स में रिस्क ज़्यादा होता है? जिनमें प्रीवियस प्रेगनेंसी हो एक्टोपिक, और जिनमें ट्यूबल सर्जरी की हिस्ट्री हो, इंडोमेट्रियोसिस की हिस्ट्री हो, पीआईडी की हिस्ट्री हो, करंट आईयूडी यूज़ की हिस्ट्री हो, या आईवीएफ के थ्रू प्रेगनेंसी हो। ओके। अच्छा, अब आपने डायग्नोज किस तरह से करना है? सीरियल बीटा एचसीजी आप करते हैं, जिसमें आपको सब सीरियल बीटा एचसीजी का जो ट्रेंड है दैट इज़ द सब ऑप्टिमल आपको राइज मिलता है, ठीक है। बट ये भी आपकी डेफिनेटिव डायग्नोस्टिक मेथड नहीं है। आपकी जो फर्स्ट लाइन डायग्नोस्टिक टूल है दैट इज़ द अल्ट्रासाउंड। ओके, अल्ट्रासाउंड में आपको यूट्रस तो एम्पटी मिलेगा, बट आपको मास कहाँ पे मिलेगा? एब्डोमेन में मिलेगा। और अगर आपका अल्ट्रासाउंड इनकन्क्लूसिव है, या आप सर्जरी प्लान कर रहे हैं और आप मालूम करना चाह रहे हैं कि और इन्वॉल्वमेंट हुई है या नहीं, तो उसके लिए फिर आप एमआरआई करते हैं, ठीक है। और आप इंट्रा ऑपरेटिव लेप्रोस्कोपी या ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड भी कर सकते हैं। ओके। और जो डेफिनेटिव डायग्नोसिस आपका होगा वो हिस्टोलॉजी की बेसिस पे होगा। पोस्ट ऑपरेटिवली आपने भेजनी है तो उसी बेसिस पे आपका डेफिनेटिव डायग्नोसिस होगा। अच्छा, अब आपने ट्रीट किस तरह से करना है वो डिपेंड करता है कि जेस्टेशनल एज क्या है और हीमोडायनामिक स्टेटस, ठीक है। ये दो इम्पोर्टेंट टूल्स हैं जिनकी बेसिस पे आप फर्दर मैनेजमेंट करते हैं। तो आपके जब सिनेरियोज आएंगे ना, तो उसमें वो ज़रूर मेंशन करते हैं कि पेशेंट को लाइफ थ्रेटनिंग ब्लीडिंग है, या पेशेंट स्टेबल है या अनस्टेबल है, तो उसी हिसाब से फिर आपने आगे मैनेजमेंट ऑप्शन चूज़ करना है, ठीक है। तो अगर पेशेंट स्टेबल है बट ब्लीडिंग का रिस्क तो है, तो उन केसेस में ना आपकी जो फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट ऑप्शन है दैट इज़ द मेडिकल। अगर पेशेंट स्टेबल हो बट देयर इज़ द रिस्क ऑफ द ब्लीडिंग, ठीक है, तो उस केस में आपने मेडिकल ट्रीटमेंट करना है। मेडिकल ट्रीटमेंट में भी आपके पास अगर वो दे रहे हैं ना एंजियोग्राफिक आर्टेरियल एम्बोलाइजेशन, तो आपने वही सिलेक्ट करना है, ठीक है। मोस्टली उन पेशेंट्स में जिनमें लिवर एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो या स्प्लीन में इम्प्लांटेशन हो, तो उसमें तो आपने फर्स्ट लाइन एंजियोग्राफिक आर्टेरियल एम्बोलाइजेशन ही करना है। अगर पेशेंट स्टेबल है तो आपने सिनेरियो पूरा रीड करना है। अगर हीमोडायनामिकली अनस्टेबल है तो फिर तो आपने डायरेक्ट सर्जरी पे आना है। और क्या क्या ऑप्शन है मेडिकल में? मिथोट्रेक्सेट है, पोटेशियम क्लोराइड है, और मेफिप्रोस्टोन भी आप दे सकते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन, डेनाजोल, एटोपिसाइड भी दे सकते हैं आप, ठीक है। अच्छा, अगर पेशेंट हीमोडायनामिकली अनस्टेबल है तो फिर उसमें आप सर्जिकल ट्रीटमेंट करेंगे। उसमें भी फिर आपकी जो प्रिफर्ड है दैट इज़ दी लेप्रोस्कोपी सर्जिकल ट्रीटमेंट में। बट अगर सीवियरली पेशेंट ब्लीड कर रहा है, अनस्टेबल है, तो फिर आप लेप्रोटमी करते हैं, ठीक है। ओके। अच्छा, लेप्रोस्कोपी और लेप्रोटमी से पहले भी अगर आप प्री ऑपरेटिव एम्बोलाइजेशन करें ना, तो फिर जो सक्सेस रेट है, जो सेफ्टी रेट है, वो ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू आप अगर सिर्फ सर्जरी करें। और आपने सर्जरी एमडीटी टीम अप्रोच के थ्रू करनी है, ओके। तो आपके पास मैनेजमेंट में दो ऑप्शन है, डिपेंड करता है पेशेंट हीमोडायनामिकली स्टेबल है या अनस्टेबल है। अच्छा, पोस्ट आपने करना क्या है? आपने क्लोजली मॉनिटर करना है, आपने सीरियल बीटा एचसीजी मॉनिटरिंग करनी है, और आपने हेमरेज के लिए पेशेंट को देखना है, मोस्टली उन पेशेंट्स में जिनमें आपने मेडिकल ट्रीटमेंट दिया है। और अगर प्लेसेंटा रिमूव नहीं होता, आपने सर्जरी की बट प्लेसेंटा रिमूव नहीं हुआ, तो फिर इस केस में आपने पोस्ट ऑपरेटिव एम्बोलाइजेशन करनी है।
ओके, और एस्ट्रोपैथो के लिए आपने भेज देना है सैंपल। फर्दर आपका डायग्नोसिस कंफर्म एस्ट्रोपैथो की बेसिस पे होगा। अच्छा, तो अगर आप अर्ली डायग्नोसिस करें, एमडीटी टीम अप्रोच के थ्रू उसको मैनेज करें तो आप मोर्टेलिटी रेट रिड्यूस कर सकते हैं। ओके, अच्छा, अब हम सेकेंड टॉप आर्टिकल करते हैं, सस्पेक्टेड सिजेरियन स्कार एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ठीक है, तो इसमें पेशेंट के जो रिस्क फैक्टर है ना, दैट इज़ द हिस्ट्री ऑफ द प्रीवियस सिजेरियन सेक्शन। ओके, और सिम्टम्स इसमें किस तरह से होंगे कि पेशेंट आपको कंप्लेन करेगी माइल्ड पीवी, ब्लीडिंग की, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट की, या आपको इंसिडेंटल फाइंडिंग्स पे भी सिजेरियन स्कार एक्टोपिक मिल सकती है। ठीक है, अच्छा, वेरी रियरली एक्यूट पेन या प्रोफ्यूज ब्लीडिंग के साथ पेशेंट आती है, और ड्यूरिंग सर्जरी आपको रैप्चर भी मिल सकता है। अच्छा, इसका अल्ट्रासाउंड टूल क्या है, इसको भी आपने अल्ट्रासाउंड करना है, अल्ट्रासाउंड ही के थ्रू आपने डायग्नोज करना है। ट्रांस एब्डोमिनल और ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड दोनों कंबाइंड करेंगे आप, इसकी सबसे ज़्यादा हाई एक्यूरेसी है। ओके, अल्ट्रासाउंड पे आपको क्या मिलेगा, जेस्टेशनल सेक आपको मिलेगा सिजेरियन स्कार पे। ठीक है, और आपको मायोमेट्रियम या तो बिल्कुल थिन मिलेगी या एब्सेंट मिलेगी। सेक और ब्लैडर के बीच में मायोमेट्रियम होती है, तो जो कि एक्सोजेनिक प्रेगनेंसी होती है ना, इसकी फर्दर हम टाइप्स करेंगे तो आप एक्सोजेनिक और एंडोजेनिक प्रेगनेंसी पढ़ेंगे। ठीक है, उसमें जो एक्सोजेनिक होती है वो आउटवर्ड ग्रो करती है, मतलब टूवर्ड दी ब्लैडर, तो उसमें ना ऑलमोस्ट आपकी मायोमेट्रियम एब्सेंट ही होती है। ओके, अच्छा, मायोमेट्रियम मेजरमेंट करने के लिए, उसकी थिकनेस को मेजर करने के लिए आप 3D अल्ट्रासाउंड विद पावर डॉपलर करते हैं। और अगर फाइब्रॉइड की साइज़ लार्ज हो या लेट रजिस्ट्रेशन में पेशेंट आपके पास आती है या आप ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट असेसमेंट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप MRI करते हैं। 13.6% तक सिजेरियन स्कार एक्टोपिक प्रेगनेंसी मिसडाइग्नोस होती हैं विद दी मिसकैरेज और सर्वाइकल प्रेगनेंसी, तो उसको आपने कैसे डिफ्रेंशिएट करना है, विद द हेल्प ऑफ द स्लाइडिंग साइन टेस्ट। स्लाइडिंग साइन टेस्ट आपकी पॉजिटिव होती है मिसकैरेज में। ठीक है, अच्छा, इसके दो टाइप्स हैं, कि एंडोजेनिक। एंडोजेनिक में होता क्या है कि आपकी जो इम्प्लांटेशन होती है स्कार पे वो ग्रो करती है टूवर्ड द यूट्राइन कैविटी। इट मीन्स कि उसकी जो ग्रोथ होती है ना वो इनसाइड होती है, और इसमें अर्ली रप्चर का रिस्क तो कम होता है, बट इसमें मॉर्बिडिटी एडहेरेंट प्लेसेंटा का रिस्क ज़्यादा होता है। ठीक है, और इसको आपने ट्रीट किस तरह से करना है, इसमें आप DNE करते हैं या आप हिस्टेरोस्कोपिक रिसेक्शन करते हैं। तब करते हैं जब मायोमेट्रियम मोर देन 2 मिलीमीटर तक हो। ओके, अच्छा, सेकेंड टाइप है इसकी एक्सोजेनिक। एक्सोजेनिक में होता क्या है कि जो जेस्टेशनल सेक है ना वो ग्रो करता है टूवर्ड दी ब्लैडर, मतलब आउटसाइड ग्रो करता है, तो इस वजह से जो मायोमेट्रियम है वो तो ऑलमोस्ट एब्सेंट होती है या बिल्कुल थिन होती है, लेस देन 5 मिलीमीटर। इसमें सबसे ज़्यादा रिस्क होता है अर्ली रप्चर का। तो इसमें आपने कैसे ट्रीट करना है, आप लेप्रोस्कोपिकली या ट्रांसवेजाइनल रिसेक्शन करते हैं, या तो पहले आप मीथोट्रेक्सेट दें उसके बाद रिसेक्शन करें, तो यही इसका ट्रीटमेंट ऑप्शन है। अच्छा, जैसे हमने एब्डोमिनल एक्टोपिक में डिस्कस किया था कि हम ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं हेमोडायनेमिकली स्टेबिलिटी पे, मैंने बड़ा बता दो। ओके, तो इसमें भी ना आपने ट्रीटमेंट डिसाइड करना है कि पेशेंट हीमोडायनेमिकली स्टेबल है या अनस्टेबल है। अनस्टेबल होगी तो फिर आपने सर्जिकल ट्रीटमेंट डिसाइड करना है, और जेस्टेशनल एज की बेसिस पे अगर लेस देन 8 वीक है ना तो फिर आप मेडिकल ट्रीटमेंट देंगे, और बीटा HCG लेवल अगर लेस देन 5000 होगा तो भी आप मेडिकल ट्रीटमेंट फेवर करेंगे। और सिजेरियन स्कार प्रेगनेंसी का टाइप कौन सा है, एंडो है या एक्सो है। एंडो में आपके जो ट्रीटमेंट ऑप्शन आ जाते हैं दैट इज़ द DNE या हिस्टेरोस्कोपिक रिसेक्शन आप करते हैं। एक्सोजेनिक में फिर आपकी ट्रांसवेजाइनल रिसेक्शन और लेप्रोस्कोपिक रिसेक्शन आ जाती है। मायोमेटल थिकनेस कितनी है, अगर मायोमेटल थिकनेस लेस देन मोर देन 2 मिलीमीटर तक है ना तो फिर आप DNE कर सकते हैं। वायबिलिटी में अगर नॉन वायबल है, असिम्प्टोमेटिक है, तो फिर आप एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो इसी बेसिस पे आप ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं कि ट्रीटमेंट ऑप्शन इसके क्या क्या आ जाते हैं, एक्सपेक्टेंट, मेडिकल और सर्जिकल। ठीक है, एक्सपेक्टेंट आप उन पेशेंट्स में करते हैं जिनमें कोई सिम्टम्स ना हो, नॉन वायबल सिजेरियन स्कार एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो, बीटा HCG डिक्लाइनिंग हो, और एंडोजेनिक टाइप हो।
अच्छा, इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं एक्सपेक्टेंट के? इसमें 67% तक रिस्क होता है कि फर्दर इंटरवेंशन की नीड हो सकती है। 29% तक रिस्क है कि हिस्टेक्टमी भी हो सकती है। ठीक है, तो रैप्चर, मैसिव हैमरेज, हिस्टेक्टमी का रिस्क एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट में ज़्यादा होता है, तो इसी वजह से आप रेयरली यूज़ करते हैं। अगर पेशेंट डिनाई कर रही है ट्रीटमेंट लेने के लिए तब आप कर सकते हैं। अच्छा, मेडिकल मैनेजमेंट में फिर आप देखेंगे कि पेशेंट हीमोडायनेमिकली स्टेबल है। सबसे पहली बात तो हीमोडायनेमिकली स्टेबल होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद फिर आपके मेडिकल ट्रीटमेंट में ऑप्शन आ जाते हैं मीथोट्रेक्सेट। एक तो लोकल भी आप दे सकते हैं, सिस्टमिक भी दे सकते हैं, कंबाइंड में भी दे सकते हैं। अगर आपके पास तीनों ऑप्शन है तो फिर आपने कंबाइंड यूज़ करना है, क्योंकि उसका सबसे ज़्यादा सक्सेस रेट है। अगर कंबाइंड का ऑप्शन नहीं है आपके पास तो फिर सेकंड पे आपका आ जाता है लोकल मीथोट्रेक्सेट प्लस सेक एक्सपायरेशन। ठीक है, तो सिस्टमिक से भी ज़्यादा जो सक्सेसफुल रेट है और कॉम्प्लिकेशंस का रेट जो कम है ना, वो लोकल मीथोट्रेक्सेट में है। ठीक है, तो अगर आपके पास लोकल मीथोट्रेक्सेट प्लस सेक एक्सपायरेशन का ऑप्शन है तो फिर आपने वही चूज़ करना है। और सिस्टमिक मीथोट्रेक्सेट का सक्सेस रेट है 41%। अगर आप सिर्फ अलोन यूज़ करेंगे। ठीक है, और सिस्टमिक आप तब यूज़ कर सकते हैं जब जेस्टेशनल एज 8 वीक से कम हो और बीटा एचसीजी की लेवल लेस देन 5000 हो। ठीक है, तो ये सारे ही ऑप्शन तब वैलिड हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट तब वैलिड है जब जेस्टेशनल एज 8 वीक से कम हो और बीटा एचसीजी की वैल्यू 5000 से कम हो। अच्छा, अब आ जाते हैं कि सर्जिकल मैनेजमेंट ऑप्शन आपके पास आ जाते हैं डीएनसी, हिस्टेरोस्कोपिक रिसेक्शन, ट्रांसवेजाइनल रिसेक्शन, लेप्रोस्कोपिक रिसेक्शन, लेप्रोटमी और हिस्टेक्टमी। जब पेशेंट मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए डिक्लाइन करे या फेल जाए आपका मेडिकल ट्रीटमेंट, तब आप सर्जिकल ट्रीटमेंट करते हैं। या पेशेंट हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल है तो उसमें भी आपने सर्जिकल ट्रीटमेंट करना होता है। ठीक है, अच्छा, सर्जिकल ट्रीटमेंट में फिर आपके पास डीएनसी सेक्शन एविक्यूशन आप तब करते हैं जब एंडोजेनिक हो और मायोमेट्रियम 2 मिलीमीटर से ज़्यादा हो। आप किस तरह से करते हैं? आप सेक्शन एविक्यूशन करते हैं बाय द हेल्प ऑफ द अल्ट्रासाउंड गाइडेड। ठीक है, और उसके बाद फिर आपने श्रॉट का सुचर लगा देना है। अच्छा, उसके अलावा हिस्टेरोस्कोपिक रिसेक्शन ये भी आप एंडोजेनिक प्रेगनेंसी में करते हैं। आप पहले मीथोट्रेक्सेट दें, उसके बाद हिस्टेरोस्कोपिक रिसेक्शन करें, या पहले आप यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन करें, उसके बाद हिस्टेरोस्कोपिक रिसेक्शन करें। ठीक है, आप प्राइमरी भी कर सकते हैं, आप मीथोट्रेक्सेट और यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन के साथ भी कर सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा थर्ड ऑप्शन है आपके पास ट्रांसवेजाइनल रिसेक्शन। ये आप मोस्टली एक्सोजेनिक प्रेगनेंसी में करते हैं। ठीक है, और लेप्रोस्कोपिक रिसेक्शन ये भी आप एक्सोजेनिक प्रेगनेंसी में करते हैं। और लेप्रोटमी आप तब करते हैं जब पेशेंट हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल हो और अनकंट्रोल ब्लीडिंग हो, तब आपने लेप्रोटमी चूज़ करना है। लास्ट रिजोर्स पे आपने हिस्टेक्टमी करनी है। अच्छा, अगर आपका जो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है वो इनकम्प्लीट जाता है या फेल्ड जाता है या लार्ज सिजेरियन स्क्लेरोटोपिक प्रेगनेंसी है या पेशेंट ब्लीड कर रही है ना, तो फिर आपके पास कंबाइंड में ऑप्शन आ जाते हैं। इट मीन्स कि सबसे पहले आपने यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन करनी है, फिर आप 24 to 48 आवर के बाद आप डीएनई करें। ठीक है, इसके सक्सेस रेट सबसे ज़्यादा है, हैमरेज का रिस्क भी कम है इसमें, और इसमें जल्दी से रिकवरी हो जाती है पेशेंट की। अच्छा, उसके अलावा आप कंबाइन में मीथोट्रेक्सेट देख के और 24 to 48 आवर के बाद आप सर्जिकल एविक्यूशन भी कर सकते हैं, और फिर आपने पेशेंट को मॉनिटरिंग पे रखना होता है। सीरियल आप बीटा एचसीजी मॉनिटर करते हैं। कंप्लीट एक्सोजेनिक टाइप को रिमूव करने के लिए आप लेप्रोस्कोपी प्लस हिस्टेरोस्कोपी भी कर सकते हैं। और जब भी पेशेंट को हैमरेज हो, आपने सर्जरी की उसके बाद पेशेंट को हैमरेज है, तो आप इमरजेंसी में यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन भी कर सकते हैं। ओके, पोस्ट ट्रीटमेंट आपने सीरियल बीटा एचसीजी मॉनिटरिंग करनी है। आप अल्ट्रासाउंड मॉनिटरिंग भी करते हैं उन पेशेंट्स में जिनमें आपने मेडिकल ट्रीटमेंट दिया है, तो उनमें आप 12 मंथ तक अल्ट्रासाउंड मॉनिटरिंग करते हैं। और अगर आपने ट्रांसवेजाइनल रिसेक्शन की है तो फिर आप 24 डेज तक करते हैं। ठीक है, और अगर आपको अल्ट्रासाउंड पे परसिस्टेंट डिफेक्ट मिल रहा है या थिन मायोमेट्री मिल रही है तो फिर आप रीसुचरिंग भी कर सकते हैं। अच्छा, रिकरेंस रेट इसका कितना है? 3.2 to 5.0% तक है।
नेक्स्ट प्रेगनेंसी में आपने पेशेंट को मॉनिटर करना है, आपने अर्ली अल्ट्रासाउंड करना है, आपने क्योंकि इन पेशेंट्स में जिनमें सिजेरियन स्कार एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है ना, तो उनकी जो फ्यूचर प्रेगनेंसी है उसमें मॉर्बिड एडहेरेंट प्लेसेंटा का रिस्क ज़्यादा होता है। तो आपने पेशेंट को मॉनिटर करना है फॉर दी मॉर्बिड एडहेरेंट प्लेसेंटा के लिए भी। ओके, अगर हेट्रोपिक प्रेगनेंसी है इट मीन्स कि एक आपकी इंट्रायूटेराइन प्रेगनेंसी है, एक आपकी सिजेरियन स्कार एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, तो उसमें फिर आप ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या देंगे, लोकल KCL इंजेक्शन देंगे। ओके, so that's all about it.